नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो आपकी यूपी स्पेशल पूछी जाएगी 20 क्वेश्चंस 20 अंक के, उसी को कवर करवा रहे हैं। उसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे, उत्तर प्रदेश के मंडलवार तथ्यों का अध्ययन। ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। हम लोग उत्तर प्रदेश के मंडल पढ़ रहे थे, ठीक है? और उन मंडलों के अंतर्गत आने वाले जिले और उन जिलों में जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी, उनके बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं उसी के आगे। हम लोग आगरा मंडल तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट मंडल है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अलीगढ़ मंडल में है कितने जिले? तो आप बताओगे 4 जिले, ठीक है? ये 4 जिले कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला जिला है अलीगढ़। अलीगढ़ चूँकि मंडल है, तो अलीगढ़ का जिला भी होगा, है ना? दूसरा हो गया एटा। तीसरा जिला कौन-सा है? तीसरा जिला है कासगंज और चौथा जिला है हाथरस। अब ज़रा इनकी लोकेशन देखो इस मैप में, ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इस मैप में इनकी लोकेशंस कहाँ-कहाँ हैं। इस मैप में इसकी लोकेशन देखो, अलीगढ़ है, एटा है, कासगंज है और हाथरस है। ये हो गया आपका आगरा और ये है आपका मथुरा, ठीक है? मथुरा के ठीक जब आप आगे जाओगे, तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, मेरा कर्सर देखो कहाँ-कहाँ जा रहा है। उस कर्सर को ध्यान से पकड़ो, ध्यान से देखो और ये देखो कहाँ-कहाँ जा रहा है। ये हो गया आपका अलीगढ़, ठीक है? ये वाला क्षेत्र आपका अलीगढ़ है और अलीगढ़ के ठीक जब आगे आओगे, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र अलीगढ़ है। जब यहाँ से आप इसको मिला दोगे, है ना? इसके आगे जब आप आओगे तो ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है कासगंज। कासगंज के आगे ये वाला क्षेत्र फर्रुखाबाद में आ जाएगा। लेकिन आपको अलीगढ़ लेना है, कासगंज लेना है। कासगंज के बाद एटा और हाथरस। तो आप जब कासगंज से नीचे आओगे तो ये जो लंबा-सा क्षेत्र दिख रहा है, ये है एटा, ठीक है? तो आप एटा में आ जाओ। एटा से ठीक नीचे जब यहाँ पर आओगे, तो ये वाला क्षेत्र आपको छोड़ देना है क्योंकि ये वाला क्षेत्र है आगरा है, ये फिरोजाबाद है और इसके आगे ये है मैनपुरी, ठीक है? तो इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से आओ पकड़-पकड़ के इसको एटा, एटा को पकड़-पकड़ के आप आगे की तरफ आओ, तो ये जो अलीगढ़ है, ये हो गया आपका कासगंज, ये हो गया एटा और अलीगढ़ के ठीक नीचे ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है हाथरस, ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ज़रा इनके बॉर्डर बना लो आप। ये वाला पूरा क्षेत्र अलीगढ़ है, ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला है हाथरस। और यहाँ से ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर भी आप खींच दो। तो ये 1, 2, 3, 4, 4 जिले आ गए यहाँ से आपके, ठीक है? इनको लिख लो आप। ये पहला जिला हो गया, दूसरा जिला हो गया, तीसरा जिला और ये हो गया चौथा जिला, ठीक है? पहला जिला हो गया अलीगढ़, दूसरा जिला ये आप एटा इसको नंबरिंग में ना डालो, यहाँ से आप हटा दो एटा को, मैं इसी में लिख देता हूँ। पहला तो अलीगढ़ हो गया और जो दूसरा नंबर पड़ा है अलीगढ़ के बाद, ये दूसरा है कासगंज, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर है ये वाला क्षेत्र जो है ये हाथरस है, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। और ये जो चौथा नंबर है, लंबा-सा गया है, ये है एटा, ये 4 नंबर हो जाएगा। तो ये 4 जिले हैं, ठीक है? जो आते हैं आपके अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा ये वाला पूरा क्षेत्र अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है और इनके जिलों की लोकेशंस भी याद रखो। अब ज़रा देखो एक-एक करके हम इन जिलों को पढ़ते हैं। इनमें कौन-कौन सी खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आप ये लिख लो, जो अलीगढ़ मंडल है, अलीगढ़ मंडल में हैं जिले कितने? 4 जिले हैं। ठीक, कौन-कौन से जिले हैं? मैंने आपको पीछे बताए थे। अलीगढ़ हो गया, एटा, कासगंज और हाथरस। अलीगढ़, अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस, ठीक है? यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। देखिए ध्यान रखना इनको, चूँकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन-सा जिला अलीगढ़ मंडल में शामिल नहीं है। तो आपसे दे देगा अलीगढ़, एटा, कासगंज और तीसरा उठा के ये वाला डाल देगा मैनपुरी, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जब गलत होते हैं, तो आप कहीं न कहीं सिलेक्शन से बहुत दूर होते हो। अब ज़रा एक-एक करके उठाओ। पहले अलीगढ़ उठा लो, इसमें देख लो क्या-क्या बातें हैं आपके याद रखने लायक। अलीगढ़, ठीक है? अलीगढ़, अलीगढ़ दरअसल इसको एक अन्य नाम से जाना जाता था पुराने समय में लगभग वही 18वीं सदी के आसपास इसे कौल या कोइल नगर कहा जाता था। तो ध्यान रखो 18वीं सदी में इसे कोल या फिर कोइल कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर्स पीसीएस में पूछा जा चुका है कि कोल या कोइल ये किस वर्तमान जनपद को कहा जाता था, ठीक है?
इसे तालों का शहर भी कहा जाता है, हालाँकि ये तो काफ़ी सरल है, सबको पता होगा। इसे तालों का शहर कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो कि 1875 में स्थापित हुई थी। 1875 में यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया था, जिसका नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है? और यही कॉलेज आगे चलकर 1920 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे कहा गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है? ये बना दिया गया था। इसके अलावा अलीगढ़ से एक बहुत फ़ेमस संगीतकार हैं, आपने रामायण में उनकी कविताएँ सुनी होंगी, इनका नाम है यहाँ से एक बेहद संगीतकार फ़ेमस निकल के आते हैं, इनका नाम है रवींद्र जैन, ठीक है? रामायण जो अरुण गोविल वाली थी, उसमें लगभग इन्हीं की कविताएँ या इन्हीं का साउंड दिया गया है गानों में। तो ये अलीगढ़ से ही संबंधित है और अलीगढ़ से एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार आते हैं जिसका नाम है इरफ़ान हबीब, इरफ़ान हबीब और मोहम्मद हबीब, ठीक है? ये इतिहासकार हैं और इनका संबंध भी कहाँ से है? यहीं से, अलीगढ़ से। बात समझ पा रहे हो? ये कुछ बातें हैं जो आप अलीगढ़ से याद रखो। अलीगढ़ के बाद एक जिला है एटा, इसको उठा लो ज़रा। एटा से देखो कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एटा, ठीक है? एटा उत्तर प्रदेश का एक जिला है और यहाँ पर एक पक्षी विहार है, शायद आपने नाम भी सुना होगा जिसका नाम है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार, ये कहाँ है? एटा में। यहाँ के पर्यटक स्थलों की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जलेसर नामक एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर अतरंजी खेड़ा है। बताओ अतरंजी खेड़ा में मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया है कौन-सी धातु मिली है जिसे कहा जाता है दुनिया में सबसे पहली बार यहीं पर मिली। इसके बाद एक है मारहरा, यहाँ का पर्यटक स्थल, मारहरा पर्यटक स्थल, ठीक है? तो ये सारे के सारे यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। ये आपको एटा में मिलेंगे। एटा में यहाँ की हस्तशिल्प भी काफ़ी फ़ेमस है। हस्तशिल्प, एटा की हस्तशिल्प क्या है? जैसे खादी वस्त्र, ठीक है? जैसे काँच काँच, मूंगा, यहाँ का मोती काफ़ी फ़ेमस है। या हम कहें काँच, मूंगा या मोती या फिर मूंज-बान यहाँ के काफ़ी फ़ेमस हैं। तो ये यहाँ की हस्तशिल्प है और एटा में एक शख्स का जन्म हुआ था जिसका नाम है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ये एटा के पटियाली में जन्मे थे, ठीक है? अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। इनका भी नाम आप याद रखो। तो ये एटा से कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आप उठा लो, हल्का-हल्का ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं। इसके बाद उठा लो कासगंज को। कासगंज, कासगंज में क्या चर्चा है? क्या आप याद रखोगे? तो कासगंज में एक मंदिर है वाराह मंदिर। हम लिख सकते हैं भगवान वाराह मंदिर, यहीं पर है, ठीक है? कासगंज में जामा मस्जिद भी है। बात समझ पा रहे हो? कासगंज में है प्रभु पार्क, ये पर्यटक स्थल है कासगंज के। कासगंज में है चामुंडा देवी का मंदिर, चामुंडा देवी का मंदिर। इसके बाद एक जिला और आपका बचता है, ये है हाथरस। इसको भी उठा लो, हाथरस को भी समझ लो, हाथरस, ठीक है? हाथरस में कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं जो आप याद रखोगे? हाथरस में हींग यहाँ का काफ़ी फ़ेमस है, हाथरस का जो बिज़नेस है। हाथरस में एक मंदिर है जिसका नाम है दाऊ जी मंदिर, दाऊ जी महाराज का मंदिर। याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? दाऊ जी महाराज का मंदिर कहाँ पर है? ये यहीं पर है हाथरस में। दूसरा महाकाली मंदिर, यहाँ यहीं है, महाकाली जी का मंदिर। यहाँ का जो प्रसिद्ध उद्योग है, इसे मत भूलना ये कई बार पूछा भी जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदिर है सॉरी प्रसिद्ध उद्योग, यहाँ का जो प्रसिद्ध उद्योग है, वो है हींग का उद्योग, ठीक है? हींग का उद्योग और हाथरस में एक प्रसिद्ध शायर रहे हैं, वो हाथरस के ही थे। इन शायर का भी आप नाम याद रखो, प्रसिद्ध शायर हैं यहाँ के शायर, इनका नाम है काका हाथरसी। हालाँकि इनका जब भी नाम याद आएगा या आएगा एग्ज़ाम में, तो हाथरस ही लगा हुआ आएगा।
तो ये इस तरह का क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे है, ठीक है? और ये वाला मंदिर भी आप याद रखना, महाकाली मंदिर कई जगह पर है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। लेकिन दाऊ जी महाराज जी का मंदिर इनका हाथरस में है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत नज़र बना के रखनी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है? तो ये 4 जिले हैं, हाथरस हो गया, कासगंज हो गया, एटा हो गया और अलीगढ़। ये 4 जिले हैं जो अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब एक जिला और देखो, एक जिला और देखो, जिला का मतलब एक मंडल और देखो, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये मंडल है, अभी आपने अलीगढ़ देखा, अब आप देखो बरेली मंडल। बरेली मंडल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, बरेली मंडल में जिले कितने आते हैं? तो आप बताओगे 4 जिले, ठीक है? कौन-कौन से ये 4 जिले हैं? तो इन 4 जिलों को आप देखिए, जैसे बरेली मंडल में तो पहला तो आ गया बरेली, दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया बदायूं, और तीसरा इस बरेली मंडल में तीसरा जिला कौन हो गया? ये हो गया पीलीभीत, ठीक है? और चौथा जिला कौन हो गया? इसका नाम है शाहजहांपुर। ये 4 जिले हैं जो बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब ज़रा इसमें मैप में देखो लोकेशंस क्या है बरेली मंडल की। तो यहाँ पर आओ, इसमें आपको बरेली दिख रहा होगा। ये है बिजनौर, ठीक? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है बिजनौर, ये सहारनपुर है। सहारनपुर के ठीक नीचे आओगे मुज़फ्फरनगर मिलेगा। ये वाला क्षेत्र है बड़ा-सा बिजनौर। बिजनौर के ठीक आगे आओगे तो ये लंबा-सा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मुरादाबाद है, ठीक? मुरादाबाद के जब आप आगे आओगे, तो ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा रामपुर। रामपुर के जब आप आगे आओगे, तो ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा बरेली। और यहीं पर है बरेली मंडल के जिले, इससे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। तो बरेली मंडल में बरेली हो गया, बदायूं हो गया। अब बरेली के ठीक जब नीचे आप आओगे, तो ये वाला जो लंबा-लंबा आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये बदायूं है, ठीक? बरेली हो गया, बदायूं हो गया। बरेली, बदायूं के बाद पीलीभीत उठा लो, तो ये बरेली के बाद जब आप आगे बढ़ोगे, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये पीलीभीत है, ठीक है? बरेली बरेली, बदायूं, पीलीभीत और एक हो गया शाहजहांपुर। तो पीलीभीत के ठीक नीचे जब आप आओगे ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला इलाका, ये शाहजहांपुर है। तो इतना बड़ा इलाका है आपका बरेली मंडल। ठीक है यहाँ तक? बात समझ गए? बरेली, नीचे आओगे बदायूं, इधर आओगे पीलीभीत और ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा शाहजहांपुर। अब इसमें आप नंबरिंग कर लो। मैं इसमें एक अलग कलर से इसका बॉर्डर खींच देता हूँ। ये वाला क्षेत्र आपको जो दिख रहा है, ये वाला इलाका, ये पीलीभीत हो गया, ठीक? पीलीभीत कौन से नंबर पर है? तीसरा। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर डाल देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला इलाका, ये वाला है बरेली। बरेली कौन-सा नंबर है? तो मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है? ये वाला जो क्षेत्र आप नीचे आओ, ये वाला देख रहे हो, तो ये है बदायूँ। इसको मैं डाल देता हूँ 2 नंबर। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है शाहजहांपुर, ये है चौथा, ये शाहजहांपुर है, ठीक? तो बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये 4 जिले आते हैं बरेली मंडल के अंतर्गत। अब ज़रा एक-एक करके उठा के इनको देख लो, बरेली को देखो, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इनसे संबंधित कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप उठाओ बरेली को। बरेली मंडल में सबसे पहला जिला आप उठा लो बरेली, ठीक है? मैं पहले एक काम करो, मैं मंडल लिख दूँ, है ना? बरेली मंडल। बरेली मंडल में जिले कितने हैं? जिले हैं 4। कौन-कौन से ये 4 जिले हैं? तो आप बताओगे बरेली, दूसरा कौन-सा जिला है? बदायूँ, तीसरा मैंने कौन-सा बताया था वहीं पर? ये एक हो गया बरेली, फिर इसके ठीक नीचे बदायूँ, इधर हो गया था पीलीभीत, पीलीभीत और चौथा हो गया था शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, ठीक? अब इसमें सबसे पहला उठाओ बरेली, बरेली। इसमें देखो कौन-कौन सी बातें हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। बरेली से याद रखो, यहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर है। दूसरा, पार्श्वनाथ जी का मंदिर यहीं पर है और यहाँ पर है खान बहादुर खान। याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खान बहादुर खान की कब्र कहाँ पर है? यहीं पर है। यहाँ पर है पुराना किला, बरेली में है। बरेली में है शहीद स्मारक, ठीक है? और बरेली को ही कहा जाता है सूरमा नगरी। इसी को सूरमा नगरी कहा जाता है और जब आप बरेली का इतिहास मैंने जो पढ़ाया था और जब आप बरेली का इतिहास पढ़ोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये बरेली महाजनपद काल में पांचाल राज्य की दूसरी राजधानी के नाम से जाना जाता था, जिसे अहिच्छत्र कहा जाता था और अहिच्छत्र के भग्नावशेष भी यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लिख सकते हो महाजनपद कालीन
महाजनपद कालीन पांचाल राज्य की दूसरी राजधानी अहिच्छत्र के भग्नावशेष यानी अवशेष भग्नावशेष बरेली में मिलते हैं। ठीक है, बरेली में मिलते हैं। यहां तक बात समझ गए? तो बरेली से इतनी बातें हैं जो आप याद रखो। ठीक है, इसके बाद कौन सा आपका जिला था? बरेली के बाद है बदायूं, तो बदायूं को उठा लो जरा। बदायूं, बदायूं का लोकेशन मैंने बता दिया था, बरेली था, इसके ठीक नीचे था आपका मैप में बदायूं। बदायूं में क्या है? बदायूं में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है? बदायूं में एक जामा मस्जिद है, और बजायूं बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो काफी प्रसिद्ध है। इसके निर्माणकर्ता आपसे पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो आपसे पूछा जाए, जो जामा मस्जिद है बदायूं की, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे स्पेशली शब्द बोल दे कि बदायूं की जामा मस्जिद को किसने बनवाया, तो आप बताओगे इल्तुतमिश ने। और पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आता था महाजनपद काल में। दरअसल जो पांचाल क्षेत्र था उसके अंतर्गत बहुत सारे इलाके आते थे, जैसे फर्रुखाबाद हो गया, बरेली हो गया, ये बदायूं हो गया, है ना? तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे वो पांचाल जनपद के अंतर्गत आते थे। अच्छा, यहाँ का एक प्रसिद्ध इतिहासकार है जिसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। इस इतिहासकार का नाम है अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर बदायूनी। का संबंध बदायूं से ही है, का संबंध बदायूं से है। ठीक है, ये भी याद रखना। हालांकि बदायूनी शब्द जब लगा देगा वो, तो आप आराम से उत्तर ढूंढ पाओगे कि बदायूनी का मतलब है बदायूं। ठीक है, यहाँ पर एक सूफी संत का जन्म हुआ था, या सूफी संत यहीं से हैं। इन सूफी संत को याद रखो। इनका संबंध बदायूं से ही है, जिनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है बदायूं से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये तो हो गया बदायूं, ये हो गया बरेली। और कौन से जिले हैं? बरेली हो गया, बदायूं हो गया, चलो पीलीभीत को उठा लो, फिर शाहजहांपुर को उठा लेते हैं। पीलीभीत को उठाइए, और इसमें देखिए कौन कौन सी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन सी महत्वपूर्ण है। पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत से वरुण गांधी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, इस बार इनकी सीट काट दी गई थी। तो खैर, पीलीभीत से वर्तमान में सांसद कौन जीता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पीलीभीत, यहाँ कौन कौन से, पहले तो यहाँ पर्यटक स्थल है, आपको देख लो। तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है गौरी शंकर मंदिर, गौरी शंकर का मंदिर। यहाँ पर एक जामा मस्जिद भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जामा मस्जिद कई जगह हैं, दिल्ली में भी जामा मस्जिद है, फतेहपुर सीकरी में भी है, बदायूं में भी है, लेकिन कुछ जगहों की ही जामा मस्जिदें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके निर्माणकर्ता का नाम। तो हर जगह की आपको नहीं याद रखनी है। जामा मस्जिद हो गया, यहाँ पर राजा वेणु का किला है पीलीभीत में। ठीक है, यहाँ पर है देवल का मंदिर, देवल का मंदिर यहीं पर है। और पीलीभीत यहाँ का जो फेमस है वो है बांसुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना। ठीक है, बांसुरी के लिए जाना जाता है, बांसुरी के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। हालांकि बांसुरी स्वराज अभी सांसद भी बन चुकी हैं दिल्ली से। बांसुरी से मुझे याद आ गया। खैर, तो पीलीभीत हो गया, पीलीभीत में यहाँ यहाँ से बांसुरी है। अच्छा, पीलीभीत से एक नदी भी निकलती है, पता है आपको? लखनऊ जिसके किनारे है, यहीं से निकलती है, गोमती, गोमती नदी यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है। एक झील है, वहां से निकलती है। उस झील का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये झील कहाँ है? ये यही है पीलीभीत में, इसका नाम है फुलहर झील, फुलहर झील। ठीक, तो फुलहर झील से ये गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था और पाकिस्तान बना था, तो बहुत सारे पाकिस्तान से जो सिख परिवार थे वो आए थे भारत में। तो भारत सरकार ने उनको उठा के पीलीभीत में बसा दिया था। तो इस वजह से इसे छोटा पंजाब भी कहा जाता है। तो ध्यान रखो, पीलीभीत को क्या कहा जाता है? पीलीभीत को कहा जाता है छोटा पंजाब। क्यों छोटा पंजाब? क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जब भारत विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान से जो सिख आए थे उनको यहाँ पर बसाया गया था, तो इसे छोटा पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, पीलीभीत को। और भी कई सारे यहाँ पर आप चीजें देखोगे या पर्यटक स्थल देखोगे। दरअसल यहाँ पर ये जो पीलीभीत है, ये पीलीभीत में बहुत सारे जंगल हैं, तो यहाँ पर एक खरगोश की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्पीड डियर।
तो खैर, वो आपका जो सेगमेंट है, वो मैं एनवायरनमेंट में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर आप इन सब बातों को छोड़ सकते हो, ठीक है? ये हो गया आपका पीलीभीत और कौन-सा है? पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर को उठा लो, शाहजहाँपुर, देखो, शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में कौन-कौन सी बातें हैं? शाहजहाँपुर से 2-3 बातें हैं, जो आपको याद रखना है। यहाँ पर शहीद रोशन सिंह की स्मारक है, राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक है, यहाँ पर शहीद उद्यान भी है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, जो आप याद रखो। शहीद रोशन सिंह स्मारक, ये कहाँ पर है? यहीं शाहजहाँपुर में, ठीक है? शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक कहाँ है? यहीं पर है। यहीं पर है शहीद उद्यान। और शाहजहाँपुर की स्थापना, ऐसा माना जाता है, जब आप इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें वर्णन है कि शाहजहाँपुर की जो स्थापना की थी, वो शाहजहाँ के 2 सिपह-सलार थे, जिनका नाम था, एक का नाम था दिलेर खां, एक का नाम था बहादुर खां। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और फिर इसका नाम शाहजहाँपुर पड़ गया। लगभग वही 1650 या 1647, शायद 1647 ही, आप चेक कर लेना। 1647 में शाहजहाँपुर का नाम शाहजहाँपुर पड़ गया था, है ना? शाहजहाँ के ही नामकरण पर इसका नाम पड़ा था। तो खैर, इतिहास में हर डिस्ट्रिक्ट से इतिहास नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। शाहजहाँपुर में क्या है? शहीद रोशन सिंह की स्मारक है और राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक भी है। अच्छा, अब मैं जो बातें लिख रहा हूँ, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछी भी जा चुकी हैं, तो ध्यान रखो। सबसे पहली बात, यहाँ पर शाहजहाँपुर में एक जगह है बांसखेड़ा। खेड़ा से एक ताम्रपट्ट मिला है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ से ताम्रपट्ट मिला है और जिसमें हर्षवर्धन के बारे में हमें चर्चा मिलती है या हमें जानकारी मिलती है, तो ये बात याद रखना। यहाँ गंगा नदी के तट पर एक जगह स्थित है बांसखेड़ा। ध्यान दीजिए, बांसखेड़ा स्थित है, ठीक है? यहाँ पर गंगा नदी के तट पर एक जगह स्थित है बांसखेड़ा। तो यहाँ से, यानी बांसखेड़ा से, हमें एक ताम्रपट्ट लेख प्राप्त हुआ है। लेख प्राप्त हुआ है। ये जो ताम्रपट्ट लेख है, ये किसके बारे में है? ये हर्ष के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है? हर्ष के बारे में हमें जानकारी देता है। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ से कुछ क्रांतिकारियों का जन्म भी हुआ है, जो ट्रेन रॉबरी में पकड़े गए थे और उनको अलग-अलग जगहों पर फांसी दे दी गई थी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल। इनके जन्म याद रखना, ये पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका संबंध कहाँ से है? यहीं शाहजहाँपुर से। ठाकुर रोशन सिंह, इनका भी जन्म कहाँ हुआ? यहीं पर। एक और याद रखो, अशफाक उल्लाह खां, इनका भी जन्म कहाँ हुआ? इनकी जन्मभूमि रही है शाहजहाँपुर, ठीक है? तो ये बात याद रखो। राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह खां, इन सब की जन्मभूमि क्या है? शाहजहाँ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका शाहजहाँपुर। ये 4 जिले आपने कंप्लीट कर लिए। कुछ-कुछ बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? हुँ। शाहजहाँपुर, इससे पहले पीलीभीत, बदायूँ, बरेली। तो ये हो गया आपका बरेली मंडल कंप्लीट। यहाँ से आप जिले याद रखना ज़रूर, ये पूछे जाते हैं। बरेली मंडल में कितने जिले हैं? 4। कौन-कौन से? बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। चलो, अब नेक्स्ट देखो। अब इसमें आप एक नया जिला देखो। नया जिला का मतलब है नया मंडल। देखो, हुँ, एक मंडल देखो, चित्रकूट धाम मंडल। चित्रकूट धाम मंडल। ये जो चित्रकूट धाम मंडल है, यहाँ पे जिले कितने हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ। यहाँ पर 4 जिले हैं, ठीक है? ये 4 जिले कौन-कौन से हैं? सबसे पहला, आप चित्रकूट मंडल है, तो सबसे पहला आप चित्रकूट ही उठा लो, चित्रकूट। दूसरा उठा लो आप बांदा, तीसरा उठा लो आप, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, यही वाले जिले हैं। हमीरपुर को उठा लो और इसके बाद चौथा जिला ले लो, महोबा को, ठीक? अब इनकी ज़रा लोकेशन देखो, ये कहाँ-कहाँ हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। तो ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र है हमीरपुर, इसको पकड़ो, ठीक? ये वाला क्षेत्र हमीरपुर हो गया। इसके हमीरपुर के बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे, तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये है महोबा, ठीक? यहाँ तक महोबा हो गया। अच्छा, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है? ये वाला क्षेत्र आपका है हमीरपुर और नीचे वाला क्षेत्र है महोबा।
अब आप आगे बढ़ो तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये बांदा है, ठीक है? लोकेशन याद रखना। बांदा के ठीक आगे जब आप बढ़ोगे ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र है चित्रकूट। अब आप इसको बॉर्डर खींच दो जरा इनको। तो ये कितने जिले हो गए? 1, 2, 3 और 4। अब इनका बॉर्डर खींचो। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये चित्रकूट है, तो ये पहला वाला है, ठीक? पहला चित्रकूट हो गया। ये जो दिख रहा है आपको ये है बांदा, तो ये दूसरा है। और ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर खींच दो, ऊपर वाला है हमीरपुर, ये हो गया तीसरा, और नीचे वाला है महोबा, ये हो गया चौथा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो चित्रकूट धाम मंडल में कितने जिले हैं? 4। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ये हो गया आपका ऊपर वाला, ये हमीरपुर है, नीचे वाला है महोबा, ये वाला क्षेत्र है आपका बांदा, और इधर वाला क्षेत्र है आपका चित्रकूट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये मैप में आपने लोकेशंस देख ली। अच्छा, अब जरा इसमें एक-एक करके उठा लो, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा को, इनके बारे में जानकारी। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा है चित्रकूट धाम मंडल। चित्रकूट धाम मंडल, ठीक? चित्रकूट धाम मंडल में जिले कितने हैं टोटल? जिले हैं 4। कौन-कौन से जिले हैं ये? सबसे पहला कौन है? चित्रकूट, रिवाइज़ करो ज़रा फिर से। दूसरा हमीरपुर, तीसरा कौन-सा था? महोबा, और चौथा कौन-सा था? इसका नाम है बांदा। ये टोटल 4 हैं। आप एक-एक करके उठाओ, सबसे पहले उठा लो चित्रकूट को। चित्रकूट, ठीक है? चित्रकूट के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ के पर्यटक स्थल कौन-कौन से हैं, यहाँ के मंदिर कौन-कौन से हैं, यहाँ के जलप्रपात कौन-कौन से हैं, और यहाँ से कौन-कौन सी नदियाँ निकलती हैं। इस तरह की ज्योग्राफिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे चित्रकूट में है राम घाट, ठीक है? चित्रकूट में है तुलसी स्मारक, तुलसी स्मारक। चित्रकूट में है गणेश बाग, चित्रकूट में है हनुमान मंदिर। चित्रकूट में, हालाँकि हनुमान मंदिर मत लिखो, ये कई जगहों पर है। चित्रकूट में है, एक बात याद रखना, यहाँ पर है शबरी जलप्रपात। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है? राजघाट तुलसी स्मारक और शबरी जलप्रपात। ये शबरी जलप्रपात कहाँ पर है? ये चित्रकूट में ही है। और जब चित्रकूट को बनाया गया था 1997 में, तब इसका नाम था, तब इसको दिया गया था नाम, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से इसको बनाया गया था। इसके बाद ठीक अगले साल यानी कि 1998 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो खैर जिलों से इतनी जानकारियाँ नहीं पूछी जाती हैं। तो ये बात याद रखो, शबरी जलप्रपात कहाँ पर है? ये चित्रकूट में ही है, ठीक है? अच्छा, अब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखो। ये यहाँ पर कौन-कौन से पर्वतमालाएँ हैं? कौन-सी नदी निकलती है? तो ये बात आप याद रखो। यह जो जनपद है, जनपद चित्रकूट विंध्य पर्वत से घिरा है। विंध्य पर्वत से यह घिरा है। साथ ही साथ मंदाकिनी तट पर स्थित है, ठीक है? यानी मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलती है और उसी के तट पर ये स्थित किया गया है, ये अवस्थित है। और जो चित्रकूट है, रामायण में ऐसी चर्चा मिलती है कि जब भगवान राम जा रहे थे वन, तो वो अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता जी के साथ यहाँ पर रुके थे 11 साल, ठीक है? तो ये पौराणिक बातें हैं, चाहो तो आप लिख लो, स्टेटमेंट बना के आपसे पूछी जा सकती है। चूँकि संस्कृति है ना? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, तो यहाँ से भी ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रामायण के आधार पर या रामायण के अनुसार वनवास के दौरान, वनवास के दौरान भगवान राम के साथ लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण इनके साथ कौन थी? सीता जी, है ना? सीता जी यहाँ पर का मतलब चित्रकूट में, यहाँ पर 11 साल रुके थे। यहाँ पर ये 11 साल लगभग इन्होंने निवास किया था, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका चित्रकूट। चित्रकूट के बाद आप उठा लो हमीरपुर, बांदा, महोबा। इसमें आप उठा लो बांदा को, बांदा, ठीक है? बांदा से कौन-कौन सी बातें हैं? बांदा से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछा जाता है, कलिंजर का दुर्ग कहाँ है? कलिंजर का दुर्ग कहाँ पर है? तो आप बताओगे बांदा में। यहाँ का एक हस्तशिल्प काफ़ी फ़ेमस है। हस्तशिल्प, और ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आप बताओगे शजर पत्थर पर कार्य, यहाँ का एक हस्तशिल्प है।
और बांदा किस नदी के तट पर है? अगर आपसे ये पूछे कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताओगे केन नदी के तट पर है। ठीक है। साथ ही साथ केन नदी से गोमेद रत्न भी प्राप्त होते हैं और यहीं से सजर पत्थर भी प्राप्त होते हैं। और यही जो बांदा है, कलिंजर का दुर्ग है, इसको कब्जाने आया था चंदेल राजपूतों से शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी की यहीं पर मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, कलिंजर में कलिंजर में शेर शाह सूरी, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया। कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई। ठीक है, ये बात याद रखो। और ये किस नदी के तट पर है? केन नदी के तट पर। ठीक है। और केन नदी में गोमेद और सजर पत्थर यहीं पर पाए जाते हैं, और सजर पत्थर पर कार्य करने का मुख्य हस्तशिल्प है बांदा का। इसके बाद एक और आपका बचा है जिला, उसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर को भी उठा लो, और हमीरपुर से दो चार बातें आप याद। यहाँ एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम याद रखना। यहाँ पर है सिंह महेश्वर मंदिर। आपसे पूछा जाए कि सिंह महेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो यहीं पर हमीरपुर में है। ब्रह्मानंद आश्रम कहाँ पर है? तो आप बताओगे यहीं पर है, ब्रह्मानंद आश्रम। ठीक है। और एक कलचुरी वंश का शासक था जिसका नाम था हमीरदेव। हमीरदेव ने ही हमीरपुर की स्थापना की थी, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन हमें मिलता है। ठीक है। और ये किस नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो आप बताओगे यह यमुना और बेतवा नदियों के मध्य बसा है, मध्य बसा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखो। ठीक। और ये मंदिर भी आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बातें आप जरूर याद रखा करो, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इनसे। और सबसे खास बात, हमीरपुर को कहा जाता है दलहन का कटोरा। इसे दलहन का कटोरा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कपास की खेती भी होती है, और यहाँ पर सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है, के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो आप ऐसा मत समझना कि कपास के लिए ये क्षेत्र कैसे जाना जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका है, काली मिट्टी यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में कपास के लिए वो अनुकूल जगह है। ठीक है। हालाँकि गुजरात और महाराष्ट्र में आप देखोगे कपास की ज़्यादा पैदावार होती है। लेकिन इस क्षेत्र में चूँकि हल्की-फुल्की इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बहुत कपास उत्पादित हो जाता है, और सुपारी की भी यहाँ पर खेती हो जाती है। दलहन का इसे कटोरा कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमीरपुर से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये नदियाँ ज़रूर याद रखा करो, किन नदियों के किनारे बसा हुआ है, चूँकि ये छोटी-छोटी नदियाँ हैं, और यहाँ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आम तौर पे। हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर, बांदा, महोबा हुआ? अभी महोबा नहीं हुआ है। चलिए देखिए, इसमें एक आपका जिला बच रहा है चित्रकूट मंडल में, इसका नाम है महोबा। ठीक है। महोबा से भी 2-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो एक यहाँ पर ताल है, ये ताल याद रखना, कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। इसका नाम है कीरत सागर, कीरत सागर ताल। ये कहाँ पर है? ये आपका यही महोबा में मिलेगा। ठीक है। और ये जो कीरत सागर ताल है, ऐसा कहा जाता है कि एक चंदेल वंश के राजा थे, और इनका नाम था कीर्ति वर्मा, और कीर्ति वर्मा ने ही इसकी स्थापना की थी। तो याद रखो, चंदेल राजा एक थे, चंदेल वंश के राजा, इनका नाम था कीर्ति वर्मा, इसीलिए इसे कीरत सागर कहा जाता है। ठीक है। कीर्ति वर्मा, कीर्ति वर्मा ने इसे बनवाया था। तो ये बात आप याद रखो। साथ ही साथ यहाँ पर, यहाँ का जो महोबा का हस्तशिल्प है, वो हस्तशिल्प आपसे पूछा जाता है। हस्तशिल्प यहाँ का है, शजर पत्थर तो नहीं है ना, यहाँ पर गौरा पत्थर है, गौरा पत्थर पर हस्तशिल्प। इसके लिए महोबा काफ़ी चर्चित रहता है, हस्तशिल्प। गौरा पत्थर पर हस्तशिल्प के लिए काफ़ी चर्चित रहता है ये महोबा। ठीक है। और वहीं आप बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट में हो गया, अम, बांदा में देखो शजर पत्थर प्रकार के लिए फेमस है। ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, महोबा है गौरा पत्थर प्रकार के लिए, और बांदा है सजर पत्थर प्रकार के लिए। ठीक है। महोबा को कहा जाता है, इसे त्योहारों का शहर भी कहा जाता है, त्योहारों का शहर, या त्योहारों का महोत्सव, या त्योहारों का नगर कहा जाता है, त्योहारों का महोत्सव नगर कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ ये जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है महोबा। इसके अलावा यहाँ पर महोबा में एक पहाड़ी है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखना। महोबा में एक पहाड़ी है जिसको कहा जाता है गोरख पहाड़ी, गोरख पहाड़ी। ये क्यों चर्चा में आया?
ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली हैं। 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है। ठीक है? इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है गोरख पहाड़ी। और गोरख पहाड़ी ये है कहाँ पे? ये गोरख पहाड़ी है महोबा में। ठीक है? और यहाँ पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मिली है। महोबा में आपने एक नाम सुना होगा आला उदल का, है ना? आला उदल की ये कर्मस्थली रही है। आला उदल की यह कर्मस्थली है, कर्मस्थली भी रही है। और महोबा में पान की खेती बहुत होती है। पान की खेती के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। ठीक है? और यहीं पर चूँकि पान की खेती है तो पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है। याद रखो, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? यहीं पर है महोबा। ठीक है? और ये जो महोबा क्षेत्र है जब आप 2011 की जनगणना में जाओगे, आपने पढ़ा भी होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी कहाँ की है? न्यूनतम आबादी कहाँ की है? तो यहीं की है, महोबा की। उत्तर प्रदेश की सबसे कम। तो ये कुछ बातें हैं जो महोबा से संबंधित हैं। ठीक है? याद रखना इनको। तो ये आपके सारे के सारे जिले हो गए। चित्रकूट भी हो गया, हमीरपुर भी हो गया, महोबा भी होगा और बांदा भी हो गया। चित्रकूट धाम मंडल में कितने जिले हैं? टोटल 4 जिले। अब जरा नेक्स्ट देखो, एक और मंडल पढ़ते हैं। देखो, एक मंडल पढ़ते हैं जिसका नाम है देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल। ये देवी पाटन मंडल इसमें कितने जिले आते हैं? इसमें जिले हैं 4। ठीक है? इसमें टोटल 4 जिले हैं। तो सबसे पहला जिला आपको कौन देखने को मिलेगा? देवी पाटन। देवी पाटन का मतलब सबसे पहला आपको मिलेगा बलरामपुर, गोंडा। ठीक है? दूसरा कौन-सा मिलेगा? बहराइच। तीसरा हो जाएगा आपका ये वाला क्षेत्र हो गया बहराइच, गोंडा, बलरामपुर आ गया, बलरामपुर, है ना? और चौथा जिला कौन-सा आ जाएगा? ये आ जाएगा श्रावस्ती। ये टोटल जिले हैं। अब जरा इनको देखो लोकेशंस इनकी मैप में। ये जो आपको सबसे बड़ा क्षेत्र दिख रहा है, ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी को और यहाँ पर है नेपाल। लखीमपुर खीरी और नेपाल के बॉर्डर में आओ, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये है बहराइच। ठीक? बहराइच को ज़रा घेर लो बाउंड्री से, ये लंबा-लंबा सा क्षेत्र, ये बहराइच हो गया। बहराइच के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है गोंडा, इसको घेर लो। गोंडा मिल गया आपको। गोंडा के बाद आप इसी बॉर्डर को पकड़े हुए जब यहाँ इधर की तरफ बढ़ोगे ना, ये वाला जिला, तो ये आपको मिलेगा सिद्धार्थनगर, आपको सिद्धार्थनगर नहीं जाना है। गोंडा के बाद आप आ जाओगे इस क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र है आपका बलरामपुर, ठीक है? ये वाला क्षेत्र हो गया बलरामपुर। और जब बलरामपुर को पकड़े-पकड़े आगे बढ़ोगे तो जब आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता है श्रावस्ती। यानी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और ये हो गया गोंडा। अब मैं इनको बॉर्डर लगा दूँ। ये वाला क्षेत्र उठा लो, तो ये हो गया आपका बहराइच यानी कि दूसरा नंबर, दूसरे पर है बहराइच। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला, इतना, ये कौन-सा है? ये है आपका श्रावस्ती। तो श्रावस्ती कहाँ पर है? ये चौथा नंबर हो गया, ठीक? अब ये वाला बॉर्डर उठा लो, ये बॉक्स। तो ये बॉक्स कौन-सा है? ये बॉक्स कहलाता है बलरामपुर। बलरामपुर है तीसरे नंबर पर। और ये जो चौथा नंबर है, ये हो गया आपका गोंडा, ये पहला हो गया। तो ये है आपका देवी पाटन मंडल। कितने जिले हो गए? 4। पहला हो गया गोंडा, दूसरा हो गया आपका बहराइच, तीसरा हो गया आपका श्रावस्ती और चौथा हो गया तीसरा हो गया आपका बलरामपुर और चौथा हो गया आपका श्रावस्ती। ठीक है? ये पूरा लोकेशन याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब चलो एक-एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कौन-सा मंडल मैं उठा रहा हूँ? मैं उठा रहा हूँ देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल। कितने जिले हैं यहाँ पर? 4 जिले। कौन-कौन से जिले हैं? उठाओ सबसे पहले गोंडा को, ठीक है? दूसरा कौन था? बहराइच। तीसरा कौन है? गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर। बलरामपुर के बाद एक और उठा लो, श्रावस्ती। ये 4 जिले हैं। अब एक-एक करके इनको आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप उठा लो गोंडा को। गोंडा जिला। क्या है इसमें? कौन-कौन सी खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर एक मंदिर है, इस मंदिर का नाम याद रखना, पूछा जा चुका है। इसका नाम है पृथ्वीनाथ मंदिर। कहाँ पर है? यहीं गोंडा में। एक मंदिर और याद रखो जिसका नाम है श्री स्वामी श्री
स्वामी नारायण मंदिर, ठीक है? और ये छपिया में है। श्री स्वामी नारायण मंदिर, छपिया। अच्छा, गोंडा में एक पार्वती अर्गा नामक पर्यटन स्थल है। पार्वती अर्गा, ये भी याद रखो। तो पृथ्वीनाथ मंदिर कहाँ है? यहीं पर गोंडा में। श्री स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है? गोंडा में। और पार्वती अर्गा कहाँ है? ये भी है गोंडा में। अच्छा, गोंडा में इसका जो पुराना नाम है, इसे गोनर्द कहा जाता था, फिर धीरे-धीरे अपभ्रंश हुआ और इसका नाम गोंडा पड़ गया। बड़ा प्रश्न ये है हमारा कि यहाँ से कौन-कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो यहाँ से 3 नदियाँ बहती हैं। यहाँ से 3 नदियाँ बहती हैं। कौन-कौन सी हैं ये? आप याद रखोगे घाघरा का नाम, आप याद रखोगे सरयू का नाम, और एक नदी का और याद रखो जिसका नाम है कुआनो नदी। तो ये 3 नदियाँ हैं जिन्हें आप याद रखोगे, ठीक है? और एक सबसे खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काकोरी ट्रेन रॉबरी जो हुई थी, उसके एक शख्स थे जिनका नाम था राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी? यहीं गोंडा में। गोंडा की सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है? तो ये कुछ गोंडा से बातें हैं जो आप याद रखो। इसके बाद आप उठा लो बहराइच को। बहराइच, बहराइच से कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? बहराइच में एक दरगाह है, इनका नाम आपसे पूछा जाता है। कौन-सी दरगाह है? ये दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। मसूद गाजी की दरगाह। और इस मसूद गाजी की दरगाह को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो खैर, आप केवल इतना याद रखो, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? ये है बहराइच में, और ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एग्जाम में यहाँ तक पूछा गया है कि ये जो मजार है, यहाँ पर मेला लगता है। कौन से महीने में लगता है? तो आप बताओगे जेठ माह में लगता है। जेठ माह में यहाँ पर उर्स मेला का आयोजन या उर्स मेला लगता है, ठीक है? बहराइच में। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक मंदिर यहाँ पर है, इसका नाम है राजा सुहेल देव का मंदिर। राजा सुहेल देव का मंदिर कहाँ पर है? वो यहीं पर है, आपके बहराइच में। तो ये जो राजा सुहेल देव का मंदिर है, ये दरअसल बहराइच में एक गौरव गाथा के रूप में इसका वर्णन मिलता है आपको। तो आपसे केवल और केवल इतना ही पूछेगा कि राजा सुहेल देव का मंदिर कहाँ पर है? वो है बहराइच में, ठीक है? और बहराइच में एक और आपने सुना होगा, कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य। बहराइच, कतर्निया घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये बहराइच में ही है। और मुझे बताओ एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर है ये बहराइच? बहराइच, ये है सरयू तट पर, ठीक है? हाँ, सरयू तट पर। इसके अलावा और कौन सा बचा है? गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर को ले लो। बलरामपुर के बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लो। बलरामपुर, ठीक। बलरामपुर में क्या है? बलरामपुर में है देवी पाटन का मंदिर, भूलना नहीं है। देवी पाटन का मंदिर है। तुलसीपुर में है, तुलसीपुर में है, ठीक। अच्छा, ये जो देवी पाटन का मंदिर है, ये ऐसा कहा जाता है कि जो 51 शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ में ये शामिल है या ये शुमार है, ठीक है? 51 शक्तिपीठों में शामिल है। बलरामपुर में और भी कई सारी बातें हैं, कई सारे मंदिर हैं, जैसे यहाँ पर एक है बिजलीपुर का मंदिर, बिजलीपुर का मंदिर यहीं पर है, ठीक है? और ये किस नदी के किनारे बसा है बलरामपुर? तो आप बताओगे राप्ती नदी के तट पर बसा है। भूलना नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बलरामपुर राप्ती नदी के तट पर बसा है, और ये गोंडा से अलग होके 1997 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, दुख जो उस पूर्वोत्तर यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बलरामपुर, श्रावस्ती, अगर आप लोग हमें सुन रहे हो, तो मुझे बताओ एक मंदिर का नाम, मैं लिख रहा हूँ, वो किस जिले में है? दुख हरण नाथ मंदिर, ये किस जिले में है? बलरामपुर में पड़ता है, गोंडा में पड़ता है, श्रावस्ती में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? मुझे बताइए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, दुख हरण नाथ मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, ये पूछा जा चुका है, आप इसका मुझे उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तो हो गया आपका बलरामपुर। इसके बाद आप उठा लो श्रावस्ती को। श्रावस्ती देखो, श्रावस्ती में कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात, श्रावस्ती का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय भिनगा में है। श्रावस्ती, भिनगा, ठीक है? या कई-कई जगह भिंगा भी लिखा होता है, भिंगा। तो श्रावस्ती का मुख्यालय कहाँ है? भिनगा।
यहाँ पर कई सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे सहेत महेत नामक स्थान, ये कहाँ पर है? यहीं श्रावस्ती में है। एक शख्स थे जिनका नाम था अनाथ पिंडक, ये साहूकार थे श्रावस्ती में। अनाथ पिंडक ने एक विहार बनवाया था, जिसका नाम है जेतवन विहार। जेतवन विहार। तो अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बनवाया था यहीं पर, बनाया या बनवाया, ठीक है? और फिर इसे भगवान बुद्ध को दान में दिया था। और यहाँ पर मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार है, यहाँ पर है महामंगोल मंदिर। ध्यान दीजिएगा, महामंगोल मंदिर कहाँ पर है? यहीं श्रावस्ती में है। यहाँ पर है महावीर मंदिर, ठीक है? और ये जो श्रावस्ती है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। कैसे? आओ जरा समझते हैं। भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताए, या सर्वाधिक समय कहाँ बिताया? तो वो बिताया था श्रावस्ती में, ठीक है? और इसके बाद एक और याद रखो, भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश भी कहाँ दिए? उपदेश सर्वाधिक कहाँ दिए? तो भी आप बताओगे श्रावस्ती में। ये दोनों बातें याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। हालांकि जब आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये बातें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो इनको रटिए, ठीक है? अब आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में कोसल की राजधानी क्या थी? कोसल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, ठीक है? कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। एक शख्स का नाम याद रखो, शायद इनका नाम आपने सुना होगा, मक्खली घोषाल। ये आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते थे। तो इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था, श्रावस्ती में। तो लिख लो जरा, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली घोषाल, घोषाल का जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पर, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में एक जगह है सारण, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो याद रखो, ये मक्खली घोषाल किससे संबंधित है? मक्खली घोषाल है आजीवक संप्रदाय से संबंधित, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। एक शख्स है, जैन तीर्थंकर है, जिनका नाम है संभवनाथ। संभवनाथ, ये कौन है? ये है जैन तीर्थंकर। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इनका भी जन्म हुआ था श्रावस्ती में। ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं। आरओ-आरओ में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। 2021 का अगर आपने पेपर देखा होगा, तो उसमें 3 से 4 जयंती तीर्थंकर के जन्म पूछे गए थे कॉलम बना के, ठीक है? तो ये फैक्ट्स आपको रटने पड़ेंगे। अगर नहीं रट पा रहे हो तो फिर ठीक बात नहीं है। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये याद करिएगा। तो ये हो गया आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और हो गया आपका गोंडा। यानी ये है आपका देवीपाटन मंडल, ठीक? अब एक मंडल और आप देखिए, इस मंडल को ले लेते हैं। चलिए, अब एक मंडल और पढ़ लेते हैं। इसका नाम है वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल को थोड़ा-सा देख लेते हैं। वाराणसी मंडल में टोटल जिले हैं कितने? आप बताओगे। टोटल जिले हैं 4। कौन-कौन से जिले हैं? सबसे पहले तो आप उठा लो वाराणसी को ही। दूसरा आप उठा लीजिए, वाराणसी के बाद आप उठा लो गाजीपुर को। तीसरा मंडल आप उठा सकते हो जौनपुर को, और चौथा आप उठा लीजिए चंदौली को। अब ज़रा इनकी लोकेशन देख लो, कहाँ-कहाँ इनकी लोकेशन। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये है वाराणसी, ठीक? ये वाला जो क्षेत्र छोटा-सा दिख रहा है, ये है आपका भदोही। वाराणसी और भदोही के ठीक ऊपर जब आप यहाँ पर आओगे, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपको दिख रहा है जौनपुर, ये वाला इलाका, और ये वाला इलाका है वाराणसी। इसके बाद जब आप नीचे की तरफ आओगे, तो ये वाला इलाका आपको दिख रहा है चंदौली। आगे बढ़ो, तो ये वाला क्षेत्र आपको दिखा गाजीपुर। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना बड़ा-सा, ये टोटल एरिया है वाराणसी मंडल का। अब ज़रा इसकी मैं बॉर्डर खींच दूँ। एक आपका ये बॉक्स हो गया, यानी ये जिला हो गया। एक आपका जिला हो गया ये, और एक ये जिला हो गया आपका, ठीक? तो वाराणसी कहाँ पर है? वाराणसी है, ये पहला हमने डाल दिया। गाजीपुर कहाँ पर है? ये मैंने दूसरा डाल दिया। जौनपुर कहाँ पर है? ये मैंने तीसरा डाल दिया, यहाँ पर ये जौनपुर है। चंदौली कहाँ पर है? ये वाला क्षेत्र है चंदौली। तो ये टोटल है 4 जिले, जो कि आते हैं वाराणसी मंडल के अंतर्गत। अब ज़रा इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, जो आप जान लो। सबसे पहले तो वाराणसी मंडल के बारे में। वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में टोटल, यहाँ पर आप जिले कितने देखोगे? टोटल हैं 4 जिले, ठीक? कौन-कौन से हैं ये? एक तो हो गया आपका वाराणसी, दूसरा हो गया वाराणसी के अलावा गाजीपुर,
तीसरा हो गया आपका जौनपुर और चौथा मंडल हो गया आपका चंदौली। ठीक है? ये टोटल है 4 जिले। अब इनको एक-एक करके उठा के कवर करो, देखते हैं। सबसे पहले आप उठा लो गाजीपुर को, ठीक है? सबसे पहले गाजीपुर को नहीं, सबसे पहले उठा लो आप वाराणसी को। वाराणसी को। वाराणसी में कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए? जैसे यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। आपने नाम सुना होगा संकट मोचन मंदिर, कहाँ पर है? वाराणसी में। यहाँ पर हैं गंगा के 84 घाट, कहाँ है? वाराणसी में। बताओ, काशी विश्वनाथ, ये कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है? इसके अलावा मार्कंडेय महादेव मंदिर, ये कहाँ है? मार्कंडेय महादेव मंदिर, वाराणसी में। इसके बाद यहाँ पर है सारनाथ, यहाँ पर है बौद्ध विहार, ठीक है? यहाँ पर है तुलसी मानस मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर है रामनगर किला। तो ये बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जो कि वाराणसी में हैं। अच्छा, वाराणसी कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे गंगा के बाएं तट पर, ठीक है? गंगा के बाएं तट पर ये स्थित है। और वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चूंकि वरुणा और अस्सी के उद्गम, वरुणा और अस्सी नदियों के कारण यहाँ वाराणसी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर वरुणा और अस्सी, ये नदियां हैं। क्लियर है बात? और ये जो वाराणसी है, ये एक ज़माने में जब महाजनपद काल था, उस समय काशी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो आप बताओगे काशी महाजनपद की यह एक राजधानी थी, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वाराणसी में। वाराणसी में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, वो मैं पीछे बता चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ पहला उपदेश की। ये कहाँ दिया? वाराणसी में सारनाथ में। सारनाथ में दिया था और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना? पढ़े होंगे ये सारे के सारे आपने, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, इस तरह की बातें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है? अच्छा, ये वाराणसी है तो वाराणसी में जैन तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है, जैन तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है। कौन-कौन से? छठे जैन तीर्थंकर हैं, इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। इनका नाम है सुपार्श्वनाथ। और इसके बाद 23वें जैन तीर्थंकर हैं, इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। इनका नाम है पार्श्वनाथ। ये दोनों जैन तीर्थंकर के बारे में याद रखो, इन दोनों का जन्म हुआ है वाराणसी में। एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है बिरहा। बिरहा के एक बहुत प्रसिद्ध लोक गायक हैं जिनका नाम है हीरालाल यादव। उनका भी संबंध या उनका भी जन्म यहीं वाराणसी में ही हुआ है। ठीक है? तो वाराणसी से ये कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब उठा लो आप गाजीपुर को। गाजीपुर को उठाओ और यहाँ पर देखो। गाजीपुर। क्या है गाजीपुर के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है? गाजीपुर में एक बात याद रखो, जो स्कंदगुप्त था, गुप्त साम्राज्य का एक शासक, स्कंदगुप्त का एक स्तंभ है, एक लेख है, वो गाजीपुर में है। ये पूछा जा सकता है आपसे। तो स्कंदगुप्त का एक लेख है जिसको कहते हैं भीतरी स्तंभ लेख। ये कहाँ है? ये है गाजीपुर में। ठीक है? कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? अगर आपसे ये पूछे, कॉर्नवालिस का मकबरा, तो आप बताओगे यहीं गाजीपुर में। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में अफ़ीम फैक्ट्री कहाँ पर है? यहीं पर है। ठीक है? हाँ, उत्तर प्रदेश में अफ़ीम फैक्ट्री भी यहीं पर है। और ये जो गाजीपुर है, इसे कहा जाता था प्राचीन काल में, छोटी काशी कहा जाता था, या लहुरी काशी के नाम से भी जाना जाता था। इसे छोटी काशी या फिर लहुरी काशी, या फिर मैं हाँ लिखना है मुझे, लहुरी काशी, ये कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख कहाँ है? गाजीपुर में। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में। फ़िल्म फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। छोटी काशी किसे कहा जाता था? यही, इसी को। अच्छा, पता है गाजीपुर गुलाब जल के लिए काफ़ी फ़ेमस है। यहाँ गुलाब जल का उत्पादन होता है बहुतायत मात्रा में। तो गुलाब जल के उत्पादन के लिए किसे जाना जाता है?
बात समझ पाए? और गाजीपुर के ही थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था अब्दुल हमीद, उनका जन्म हुआ था गाजीपुर में, तो आप ये भी याद रखो। अब्दुल हमीद, वीर अब्दुल हमीद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था यहीं गाजीपुर में। और गाजीपुर में एक जगह है धर्मपुर, धर्मपुर, इनका जन्म धर्मपुर में हुआ था, ठीक है? वीर अब्दुल हमीद का, ठीक है? तो ये आप गाजीपुर से ये सारी बातें याद रखो। इसके बाद गाजीपुर हो गया, वाराणसी हो गया, अब उठा लो जौनपुर को, फिर चंदौली को। तो सबसे पहले आप आओ जौनपुर में। जौनपुर में, जौनपुर में कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं, जो आपको याद रखनी है? जौनपुर के बारे में बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर शर्की साम्राज्य था, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, शाही मस्जिद, झंझरी मस्जिद, बहुत सारी बातें हैं और ये मैं आपको यूपी इतिहास स्पेशल में बता भी चुका हूँ। लगभग 2 से 3 से साढ़े 3 घंटे का वीडियो है, आप देख लीजिएगा जाके प्लेलिस्ट में। वहाँ मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स बताए हैं, उनमें सब कुछ डिस्कस कर दिया है। तो खैर, जौनपुर से 2-4 बातें यहाँ भी आप रिवीज़न कर लो, अगर आपको पता है तो आप रिवीज़न कर सकते हो, नहीं पता है तो आप इनको नोट कर लेना, ठीक है? क्या है यहाँ पर? अटाला मस्जिद है। किसने बनवाई थी? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर है अटाला मस्जिद। लाल दरवाजा है यहाँ पे, लाल दरवाजा है। यहाँ पर है शाही किला है। यहाँ पर है झंझरी मस्जिद, है ना? झंझरी मस्जिद है। और भी, और बताओ क्या है जौनपुर में? जौनपुर की मुझे बताओ स्थापना किसने की थी? बताइए। इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसका चचेरा भाई था जौना खां। जौना खां की स्मृति में की थी। जौना खां की स्मृति में की थी और 1358 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप बताओगे गोमती नदी, ठीक है? गोमती नदी, गोमती नदी के तट पर बसा है। इसके अलावा मुझे बताओ जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया गया था? 1491-92, ये डेट याद रखना, ये ईयर याद रखना। 1491-92 में सिकंदर लोदी ने मिलाया था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, मिला लिया था, ठीक है? तो ये जौनपुर से कुछ बातें हैं जो आप याद रखो। अब नेक्स्ट देख लो, लास्ट चंदौली। चंदौली, चंदौली ये जिला है जो कि एक चंदौली जिला है जो कि ये 4 जिले हैं, हाँ, जो कि वाराणसी मंडल में आता है। और इस चंदौली के बारे में आप थोड़ी 2-4 बातें देखो। चंदौली में सबसे पहले तो यहाँ कोई अभयारण्य है क्या? हाँ, है। कौन-सा अभयारण्य है? चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ है? चंदौली में। मुझे बताओ, ये किस जिले से अलग हुआ था? तो ये वाराणसी से अलग हुआ था, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में, यही है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? इसी को। और चंदौली को बिहार से अलग करने वाली नदी कौन-सी है? ये पूछा जा सकता है या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? तो चंदौली को बिहार से, बिहार से पृथक कौन-सी नदी करती है? पृथक कौन-सी नदी करती है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे यही है कर्मनाशा, ठीक है? और एक खास बात, इसी चंदौली में नवगढ़ के जंगल पाए जाते हैं। नवगढ़ के यहीं पर जंगल पाए जाते हैं, ठीक है? तो ख़ैर आप ये लोकेशन याद रखो, हालाँकि इनको मैं जब आपको रिवीज़न करवाऊँगा उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की स्थिति को लेकर, तो वहाँ पर मैं इन सभी बातों को फिर से मैं दोहराऊँगा, ठीक है? तो आप लगातार फ़ॉलो करते रहिए। ये सारी बातें मैं कई-कई बार आपको रिवाइज़ करवा दूँगा ताकि आपको ये सारी बातें याद हो जाएँ। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ मंडल हैं और इससे पहले कुछ मंडल और अब मैंने आपको करवा दिए हैं। तो टोटल हम 18 मंडल कर रहे हैं। इनको कवर करेंगे और जिलावार इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो ये इसका भाग 2 था। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो और प्लेलिस्ट में इस वीडियो को आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।